स्वागत है आपका रोशन सर स्टडी पॉइंट में। मैं ईशा आज आपके साथ चर्चा करने वाली हूँ हमारे 11th क्लास की हिंदी पाठ्य पुस्तक में अंकित खाना बदोश चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की। तो लास्ट क्लास में हमने अपने चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था, जो वाल्मीकि जी द्वारा रचित एक रचना है खाना बदोश, उसके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस कर रहे हैं। तो हम आपके जो टेक्स्ट बुक के पीछे दिए गए क्वेश्चन हैं वहाँ से स्टार्टिंग करते हैं और वहीं से लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर आपके जो CBSE में क्वेश्चन होते हैं वो इसी से आते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जसदेव की पिटाई के बाद मजदूरों का समूचा दिन कैसा बीता। तो यहाँ पे हमने कहानी में देखा था कि कहानी में 6-7 पात्र दिखाए गए हैं, जिसमें से जो जसदेव है एक इम्पॉर्टेंट पात्र था। जो जसदेव था वो कच्ची उम्र का एक लड़का था, हम कह सकते हैं वो छोटी उम्र का मेंशन किया गया है। तो मैंने कहा भी था कि आप अपनी बुक में देख लीजिएगा उसकी एज कितनी दी है, बट हम जैसे समरी कर रहे थे तो हमने इसकी एज पे डिस्कशन करते वक्त से बोला था कि हम इसे मान सकते हैं कि 16-17 साल का एक लड़का होगा। तो जो जसदेव था उसकी पिटाई की गई थी, जिसकी वजह से जो मज़दूरों का समूचा देना वो कैसा गया है, इस पे एनालाइज़ करने के लिए बोला गया क्वेश्चन पे। तो हमने जब स्टोरी पढ़ी थी तो हमें पहले ये जानना होगा कि जसदेव की पिटाई क्यों हुई थी, किसने की थी, क्या कारण था, और जसदेव तो इन सब पे डिस्कस करेंगे तब जाके हमें पता चलेगा कि बाकी लोगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा था। तो स्टोरी में हमने देख लिया था कि जसदेव की पिटाई इसलिए की गई थी क्योंकि जो वहाँ भट्टे का जो मालिक था, भट्टे के मालिक का जो बेटा था सूबे सिंह, उसने मानो को अपने यहाँ पे बुलाया था, अपने कमरे में बुलाया था। और इसको सुनकर जसदेव और सुकिया जो मानो का पति था और भी जो लोग थे वो ये बात समझ गए थे कि अब इसे जो सूबे सिंह है दूसरी किसनी बनाना चाहता है। किसनी पात्र के माध्यम से इस कहानी में दिखाया गया था कि किस तरह से जो यौन शोषण एक मज़दूरों के साथ किया जाता है, यानी महिला मज़दूरों के साथ या कोई भी ऐसी जगह पे जहाँ पर मज़दूरी वाले कार्य करते हैं लोग, वहाँ पर किस तरह से उनके साथ अत्याचार होता है, यौन शोषण होता है, उसका एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया गया था किसनी पात्र के द्वारा। तो लोग क्या सोच रहे थे, समझ चुके थे इवन कि ये जो सूबे सिंह है जो मालिक का बेटा है वो मानो को इसलिए बुला रहा है क्योंकि उसे अब वो दूसरी किसनी बनाना चाहता है, यानी कि उसके साथ यौन शोषण करना चाहता है। तो जसदेव को ये बात अच्छी नहीं लगती, इसीलिए वो मानो की जगह खुद चला जाता है सूबे सिंह से बात करने के लिए। और सूबे सिंह इसको देखकर चिढ़ जाता है कि मैंने जिसे बुलाया था उसकी भी वो तो आए नहीं, और मेरी बात का दुस्साहस करते, यानी मेरे जो कथन है उसका विरोध कर तुमने मेरी बात नहीं मानी और कोई और आ गया। इसको देखकर चिढ़ जाता है और सूबे सिंह उसकी पिटाई कर देता है। जब उसकी पिटाई होती है तो सारे मज़दूरों में, अब आप सोचो कि कैसा माहौल होगा। ऑब्वियस सी बात है कि उनके अंदर एक डर और दहशत का माहौल आ जाता है, क्योंकि अब उन्हें लगता है कि कहीं ऐसा ही हमारे साथ ना हो जैसा जसदेव के साथ किया गया है, कि हमारी छोटी छोटी गलतियों में हमारे जो अभी करंट में मालिक है, हम ये कह सकते हैं क्योंकि जो मालिक है वो तो बाहर गए हुए हैं, तो जो भी मालिक बन के आया है उनका बेटा ही, वो हमारे साथ ऐसा ही व्यवहार ना करे। इसीलिए हमें थोड़ा बचकर ढंग से काम करना होगा, वरना वो हम पे क्रोधित होकर हमें भी काम से निकाल सकते हैं या हमारी भी पिटाई कर सकते हैं। इसलिए लोग डरे हुए थे और उनका पूरा दिन ही डरा हुआ सहमा हुआ गया था। और इसी वजह से क्या हुआ था कि शाम होते ही सारे लोग जल्दी से अपनी अपनी जो भी झोपड़ी थी या फिर जो भी उन्होंने बना रखा था, क्योंकि उनके अपने पक्के मकान तो थे नहीं, वो झोपड़ियों में रहते थे। और मज़दूरों को अक्सर आपने देखा भी होगा कि झोपड़ी में रहते हैं, तो वो अपनी अपनी झोपड़ी में जल्दी ही शाम को चले गए थे और पूरे ही फैक्ट्री में कह सकते हैं या आसपास में बिल्कुल सन्नाटा सा छा गया था। तो इस तरह का उस दिन बीता था जब इसकी पिटाई हुई थी, जसदेव सिंह की पिटाई हुई थी। जसदेव सिंह की नहीं, सॉरी, सिर्फ जसदेव की। सेकेंड क्वेश्चन है, हाँ ये बताना भूल गई कि ये क्वेश्चन आ सकता है ये नहीं, तो इस क्वेश्चन के आने के ज़्यादा चांसेस नहीं है। हम सेकंड क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। मानो अभी तक भट्टे की ज़िंदगी से तालमेल क्यों नहीं बिठा पाई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने बोला था कि इस कहानी में जो मेन पात्र है वो मानो और इसका पति सुखिया है, क्योंकि ये दोनों गाँव से शहर की तरफ आए थे एक अच्छे जीवन की तलाश में, ताकि उनका जो जीवन है स्तर है वो सुधरे, एक विकास हो उनके जीवन में और वो यहाँ पर आकर रह सके अच्छे सुख सुविधा के साथ। इसलिए वो इस आशा के साथ शहर में आए थे रहने के लिए। लेकिन जो यहाँ का माहौल था, तौर तरीके थे, वो मानो को पसंद नहीं आ रहे थे। क्यों पसंद नहीं आ रहे थे, तो अगर आप कहानी को पढ़ोगे डीप में, मैंने तो नहीं बताया था बट डीप में कहानी में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि जो मानो थी वो एक किसान परिवार से आई थी
और आप सोचो जो किसान होता है वो क्या होता है, वो अपना मालिक खुद होता है, वो किसी और की बातों को नहीं सुनता, उसका जब मन करता है तब खेती करता है, जो फसल चाहता है वो उगाता है, किसी के कहने के अनुसार वो नहीं चलता। तो इसीलिए वो अपने मन की मालिक हुआ करती थी, क्योंकि किसान परिवार से संबंधित थी, तो वो अपनी मालिक स्वयं हुआ करती थी पहले, और उसी से उसकी कमाई होती थी। लेकिन जब उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रही और उनका गुजारा उस खेती से नहीं होने लगा अच्छी तरीके से, तो अपने पति के साथ शादी के बाद क्या की, शहर की तरफ आ गई ताकि उनको और भी अच्छा जीवन मिल सके, और यहाँ भट्टे पर काम करने लगी। लेकिन आपको पता है गाँव का जीवन और शहर का जीवन बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। गाँव में जहाँ पर लोग मिलजुल कर खाना खाते हैं, वहीं शहर में लोग अलग अलग तरीके से खाते हैं। जो गाँव में होती है वहाँ चहल पहल होती है, कोई भी बात हो जाती है तो आसपास के पड़ोस के लोग सब आ जाते हैं, लेकिन शहर में आपको कोई पूछता नहीं है, बगल के पड़ोसी तक भी पूछने नहीं आते हैं। और वो गाँव में ऑब्वियस सी बात है, आपके पुश्तैनी घर होते हैं, मकान होते हैं, तो वो पक्के होते हैं। लेकिन शहरों में किराए पे घर मिलना भी बड़ा मुश्किल होता है, और वो यहाँ पे झोपड़ी में रह रही थी। और पहले वो अपनी मालिक खुद थी, लेकिन अब उसे दूसरों की बात सुननी पड़ती थी, जो उसके जहाँ पे वो काम करती थी वहाँ के मालिक की बात सुननी पड़ती थी। अगर वो उनकी बात नहीं सुनेगी तो उसकी पगार काट ली जाएगी, उसको तनख्वाह नहीं मिलेगी और उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो इसीलिए उसको ये जीवन रास नहीं आ रहा था, जहाँ पर एक तो उसे इस बात का डर सताता था कि उन्हें नौकरी से निकाल दिया जा सकता है कभी भी, ऊपर से क्योंकि उनकी ये नौकरी स्थायी नहीं थी, ऊपर से यहाँ पर कोई आसपास में ऐसा मेल मिलाप वाला व्यक्ति नहीं था जिससे वो अपने दिल की बात कह सके कि उसे कैसा फील हो रहा है। प्लस हमने जब पढ़ा था तो हमने ये भी देखा था कि उसको इस बात का भी डर सताता रहता था कि कहीं उसके साथ शारीरिक शोषण ना हो, या फिर उसका पति गुस्से में आकर कभी उसके साथ मार पिटाई ना कर दे। ये चीज़ें भी लिखी थी जिसका उसे डर रहा करता था। वो जब लॉ देख रही थी चूल्हे पर खाना पकाते वक्त, तो उसकी लॉज की डर उसको क्या महसूस होती है। तो आप इस लाइन को कोट करके इस आंसर में आप लिख सकते हो, क्योंकि ये आंसर आएगा ही आएगा, चांसेस हैं, तो बहुत इफेक्टिव हो जाएगा आंसर। तो इसीलिए इस लाइन को कोट कर लेना, जहाँ पे मानो का ये मेंशन किया गया है कि वो जब चूल्हे पर खाना पका रही थी तो उसकी चिंगारी उसको अपनी जैसी लग रही थी। ऐसा ही कोई लाइन है, पूरा मैं नहीं बता पा रही, तो आप देख लीजिएगा। तो ये कोटिंग करके आप इस चीज़ को मेंशन कर देना कि वो क्यों नहीं माहौल में एडजस्ट कर पाई थी, क्योंकि गाँव का वातावरण और शहर का वातावरण बिल्कुल अलग था। और उसको ऐसा लगता था कि जो आसपास का माहौल है, जहाँ पे शाम होते ही एकदम से अंधेरा हो जाता था, सन्नाटा फैल जाता था, बाहर से जानवरों के आने का भी डर होता था, क्योंकि अपना घर है नहीं तो कोई भी जानवर, कीड़े मकोड़े कुछ भी आ सकते हैं। तो ये वातावरण उसको काट खाने को दौड़ता था। तो ऐसे ऐसे वर्ड्स को यूज़ करोगे तो आपका आंसर अच्छा बनेगा। तो ये चीज़ें यहाँ पे देखिए। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असगर ठेकेदार के साथ जसदेव को आता देखकर सूबे सिंह क्यों बिफर पड़ा। ठीक है, तो हमने ये बात की थी, जो जसदेव है उसे देखकर सूबे सिंह क्यों बिफर पड़ा था। तो मैंने बताया, अब आप एक मालिक हो, और मालिक अगर कोई आदेश देता है तो उसको ऐसा लगता है कि मेरी बात कोई टाल ही नहीं सकता है, क्योंकि मैं ही सबसे बड़ा हो गया। वो अपने आप को सुप्रीम समझने लगता है और सोचता है कि मेरे से नीचे जितने भी लोग हैं वो सभी मेरे गुलाम हैं, और मैं जो चाहूँगा वो उनसे करवा सकता हूँ, ये उन्हें ऐसा लगने लगता है। तो यही चीज़ उसको भी लग रही थी, किसको, सूबे सिंह को लगी थी। इसलिए सूबे सिंह ने क्या किया था, असगर ठेकेदार को आदेश देकर मानो को बुलाया था अपने कक्ष में। लेकिन मानो की जगह कौन आ जाता है, जसदेव आ जाता है। तो इस तरह उसे लगता है कि ये लोग मेरी बात नहीं मान रहे हैं, और इस चीज़ का बुरा उसे लगता है, और इसीलिए वो उसको मारने को दौड़ता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है। आ जाए तो आप इसे लिख सकते हो, जैसा फर्स्ट क्वेश्चन है सेम यही क्वेश्चन है, दोनों सेम ही क्वेश्चन है, तो आप दोनों को सेम तरह से लिख सकते हो। नेक्स्ट है, जसदेव ने मानो के हाथ का खाना क्यों नहीं खाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने जब कहानी की समरी स्टार्ट की थी तो आपको बताया था कि इस कहानी का जो मूल बिंदु है वो दो चीज़ों पर केंद्रित है। पहला तो ये कि जो एक मजदूर वर्ग होता है उसका जीवन कैसा बीतता है, या उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, शोषण किस तरह किया जाता है, इसके बारे में है। सेकेंड पॉइंट ये था कि जातिवाद भेदभाव या जाति भेदभाव किस तरह से आज भी समाज में विद्यमान है और किस तरह से देखने को मिलता है, वो पता चल रहा है। तो कहानी में कैसे पता चल रहा है, आप ये सोचो कि जो जसदेव है वो भी एक मजदूर ही है, जो मानो, किसनी और सुकिया इन सब के साथ काम करने वाला एक मजदूर है, लेकिन वो ब्राह्मण है, और जबकि मानो और सुकिया नीची जाति के हैं। तो उसने क्या देखा कि एक तो साथ में काम करने वाले लोग हैं, उसके बावजूद भी जब उसकी हालत ऐसी नहीं थी, उसकी इतनी पिटाई हुई थी कि वो खुद से खाना नहीं बना सकता, हिल तक नहीं सकता। सुकिया उसे उसके कमरे तक छोड़ के गया था, जो भी उसकी झोपड़ी थी वहाँ तक छोड़ के गया था, और मानो उसके लिए खाना बना के लाई थी, क्योंकि उसको लगा था कि
इसने मेरे लिए इतना किया है तो मैं भी इसके लिए कुछ कर लूँ, और उसे खाना बना के लाई थी। लेकिन जो जसदेव है उसके मन मस्तिष्क में जो जातिगत भेदभाव है इतना बस गया था कि उसने मानो का खाना खाने से इनकार कर दिया, सिर्फ ये सोचकर कि ये नीची जाति के हैं, मैं इनका खाना कैसे खा सकता हूँ। तो आप ये सोचो कि जो जातिगत भेदभाव की भावना जो सदियों से चली आ रही है वो लोगों के मन में इतनी घर कर गई है कि लोग आज भी चाहे कोई भी मुसीबत हो लोग मरने को तैयार होते हैं, लेकिन नीची जाति का खाना खा नहीं सकते या फिर उनकी मदद नहीं ले सकते, सिर्फ इसलिए कि उन्हें लगता है कि हम अछूत हो जाएंगे। तो ये भावना निकालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है लोगों के अंदर से, क्योंकि सब समान है। और आप ये सोचो कि जसदेव ने एक मानवता का रूप दिखाने के लिए कोशिश तो की, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और जब उसने ये भेदभाव जैसा व्यवहार कर ही दिया मानव के साथ, तो उसकी मदद करने का मानो के लिए कोई मदद रह ही नहीं जाती और वो दिखती भी नहीं है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप करिएगा और उसकी कोटिंग भी लिख दीजिएगा, वहाँ पे मेंशन किया गया था। आई एम नॉट श्योर, लेकिन ये शायद लाइन थी कि वो मरने को तैयार है बट खा नहीं सकता किसी नीची जाति का। तो इस तरह की कुछ लाइन अगर आप चाहो तो भी लिख सकते हो, तो अच्छा हो जाएगा आंसर। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, लोगों को क्यों लग रहा था कि किसी ने जानबूझकर मानव की ईंटें गिराकर रौंदा है। तो आपने देखा था कि जब कहानी का एंड हो रहा था तो वहाँ पे क्या हुआ था कि मानो एक दिन क्या था, उसने सोचा कि मैं आज बहुत सारा काम करके जाती ताकि हमारी पगार बढ़ जाए या फिर तनख्वाह हमें ज़्यादा मिले और हम पक्का मकान बना सके। जो मानो का मतलब पहले से ही सपना था, यही सपना लेकर वो शहर में आई थी कि वो एक पक्का मकान यहाँ पे बनाएगी अपना उन लाल ईंटों से जिसे वो पकाया करती थी वहाँ भट्टी पे। तो उसने बहुत सारी ईंटों को बनाया था और सुबह जल्दी भी आ गई थी ये सोचकर कि आज मैं जल्दी अपना काम ख़त्म कर लूँगी और एक्स्ट्रा काम करूँगी। और दोनों पति पत्नी इवन साथ में मिलकर देर देर तक काम करते थे ये सोचकर कि हमारा भविष्य सुधरेगा। बट किसी ने कह सकते हैं कि जब मानो आई और उसने देखा तो सारी ईंटें टूटी फूटी पड़ी थी, तो उसे देखकर मानो हैरान हो गई। और जो सुकिया था वो भी हैरान हो गया और वो एक पल के लिए सोच रहा था कि कहीं ये काम जसदेव ने तो नहीं किया, क्योंकि अब जसदेव को है वो सुकिया का पद मिल गया था और सुकिया को जसदेव का, यानी कि नीचे दे दिया गया था उसको पद सुकिया को, और जो जसदेव था उसको प्रमोशन मिल गया था और ऊंची पद में रख दिया था। तो जसदेव हमेशा उन दोनों को वो नीचे दिखाने की कोशिश करता था, क्योंकि एक तो वो ब्राह्मण था, ऊपर से उनकी वजह से जसदेव की पिटाई भी हुई थी, इस चीज़ का भी बदला ले रहा था वो। और आपको पता है कि जब लोग बड़ी पोजीशन पे चले जाते हैं, पद मिल जाता है, तो उनको पद का घमंड हो जाता है। और ऐसे ही जसदेव के साथ हुआ था कि अब उसका व्यवहार थोड़ा बदल गया था, तो उस पर शक जाता है सुकिया को। दूसरा शक जाता है असगर ठेकेदार पर कि कहीं ठेकेदार सूबे सिंह के कहने पर तो ऐसा नहीं कर रहा, क्योंकि जो सूबे सिंह है वो बहुत ज़्यादा चिढ़ गया था उस दिन की बात से कि मानव ने उसकी प्रस्ताव को इनकार कर दिया, उसके कमरे में नहीं आई या फिर उसकी जो भी बात थी उसको इनकार कर दिया। इस चीज़ को लेके गुस्सा था, तो कहीं वो जानबूझ के तो नहीं कर रहे हैं। तो ये सब सोचकर सुकिया लास्ट में बोलता भी है कि चल ये लोग हमारा घर नहीं बनने देंगे सॉरी। तो वो हरियाणवी या कोई भी लैंग्वेज में लिखा है, आप वही लाइन को कोट कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा आंसर। तो ये रीज़न आप इसमें लिख सकते हो कि इस तरह के पॉसिबिलिटी सुकिया के द्वारा लगाए गए, और ऐसा इसलिए लग रहा था, वो रीज़न में मैंने साथ में दे दिया क्योंकि जसदेव की बड़ी पोजीशन हो गई थी। असगर ठेकेदार क्योंकि वो डरता था सूबे सिंह से, तो वो सूबे सिंह की हर बात मानता था, और सूबे सिंह को इस बात का बुरा लग रहा था, वो भी करवा रहा था क्योंकि उसको लग रहा था कि मानव और सुकिया ने उसकी बात को टाला है। तो ये क्वेश्चन भी अच्छा है, आप इसे कर सकते हो। मैं ये नहीं कह सकती कि इम्पोर्टेंट है, बट ये क्वेश्चन है, आप कर लीजिएगा इसे प्रिपेयर। मानो को क्या लग रहा था कि किसी ने उसकी पक्की ईंटों के मकान की ही धराशायी कर दिया है। अच्छा, तो ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि लास्ट में दो ऐसे मुहावरे व्यंग के रूप में दिए गए हैं कि जो उस ईंटों के टुकड़े हैं वो उसकी आँखों में कांच की तरह चुभ रहे थे मानो की। क्यों चिप रहे थे? क्योंकि मानो का यही सपना था कि वो एक अपना पक्का मकान बनाएगी लाल ईंटों से, लेकिन वो लाल ईंटों का टूटना उसको ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके अपने बनाए हुए घर को तोड़ दिया गया। क्योंकि आप सोचो, आप अगर कोई भी काम इतनी मेहनत से करते हो और उसको कोई हाथ भी लगा दिए, थोड़ा सा भी नुकसान पहुंचाता है, तो आपको बहुत बुरा लगता है। ऐसा ही मानो के साथ हुआ था। मानो ने बड़ी मेहनत से उन ईंटों को बनाया था और उसने ये सपना देख के बनाया था, क्योंकि ये लोग पैसे जुटा रहे थे अपने नए घर के लिए, तो उससे लगा था इस बार मैं ज़्यादा काम करके जा रही हूँ तो मुझे तनख्वाह ज़्यादा मिलेगी। लेकिन ये उल्टा हो गया, एक तो उसकी सारी ईंटें बनाई हुई टूट दी, तो उसकी मेहनत बर्बाद हो गई। प्लस ये भी बोला गया असगर ठेकेदार के द्वारा कि अब आपकी पगार इसमें से काट ली जाएगी जितना नुकसान हमारा हुआ है। तो उसे समझ आ गया था कि
अब मेरा जो सपना है वो तो इतनी जल्दी पूरे होने वाला नहीं, क्योंकि इतने सालों की जो मेरी मेहनत थी पैसे जुटाने की वो तो कट गई सैलरी में से, तो अब मैं उसका इस्तेमाल नहीं कर सकती। तो इसीलिए उसे ऐसा लग रहा था कि मेरा मकान ही धाराशायी हो गई, सिर्फ पक्की ईंटें नहीं टूटी हैं। इसीलिए वो बहुत फूट कर रो रही थी उसके सामने, और वो लोग इसीलिए एक खानाबदोश की तरह चले गए थे एक दिशाहीन रास्ते में कि अब यहाँ रहने का तो कोई फ़ायदा नहीं है, हम कोई और काम ढूंढते हैं जहाँ पर हमें ऐसा माहौल मिले जहाँ पे हम काम कर पाएँ। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, चलिए लोग हमारा घर ना बनने देंगे, सुकिया के इस कथन के आधार पर कहानी की मूल संवेदना स्पष्ट कीजिए। सेम क्वेश्चन है जैसा नंबर 6 है वैसे ही 7 है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को भी वैसे ही अटेम्प्ट करना है कि कहानी में जो सुकिया था तथा मानव थी वो लोगों की शोषण भरी ज़िंदगी का पता चलता है इन दोनों के माध्यम से, किस तरह से उसका शोषण कर रहा था ना सिर्फ उसका मालिक बल्कि ठेकेदार असगर सिंह प्लस जो जसदेव था जो उसकी सिर्फ थोड़ी सी हाई पोजीशन में था और अभी रिसेंटली मैंने था, वो भी इनका शोषण कर रहा था कि उनको डबल काम दे रहा था और हर बात पे चिढ़ रहा था, गुस्सा कर रहा था उन पे। और जो ठेकेदार है वो भी उनकी पगार बेवक्त का काट दिया करता था। सूबे सिंह उनके मजदूर होने के कारण फ़ायदा उठाना चाह रहा था, तो इस तरह से उनका शोषण कर रहे थे। तो इसीलिए क्या है, सुकिया का जो ये कथन था उसके कहने का मतलब यही था कि एक तो ये लोग हमारा शोषण कर रहे हैं और हम जितनी भी मेहनत कर रहे हैं उनको बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, और क्या करना चाह रहे हैं कि हम काम भी करें और ये चाहते हैं कि इनके मनोरंजन का साधन भी बने, जैसे वो मानो को बनाना चाह रहा था। कौन? सूबे सिंह, जैसे उसने किसनी को बनाया था। ये चीज़ें आप ऐड कर ली गए इस क्वेश्चन में। और आप लिख सकते हो कि सुखिया तथा मानव मजदूर वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, सूबे सिंह पूंजीपति वर्ग का था, जैसा मैंने बताया कि वो मालिक का बेटा था और वो सोच रहा था मेरी बात कोई नहीं टाल सकता। सुखिया और मानव को सपना अपना घर बनाने का था, लेकिन ये लोग पूरा नहीं होने दे रहे थे और हर बार काम में रुकावट डाल रहे थे। उसको पहले मेहनत करके जो मोरी का काम करता था सुखिया, अब उसकी पोजीशन ज़्यादा बड़ी हो गई थी और उसको ईंट थापने का काम दे दिया था, क्योंकि मोरी का काम बहुत ही डिफ़िकल्ट होता था और जान जाने का भी खतरा होता था। लेकिन फिर वो सिर्फ इस बात के लिए, क्योंकि मानो उनके कमरे में नहीं गई सूबे सिंह के, इसीलिए उसकी पोजीशन नीचे गिरा दी गई और उसको मोरी का काम वापस दे दिया गया था, खतरनाक काम, और एक्स्ट्रा काम कराया जा रहा था उनसे। फिर भी पगार उनकी नहीं बढ़ रही थी, वे दिन रात मेहनत करते थे, लेकिन सूबे सिंह को यह ठीक नहीं लगता था और हर चीज़ में वो गलती निकालता रहता था। तो इसके माध्यम से जो लेखक वाल्मीकि जी है वो हमें दिखाना चाहते हैं कि पूंजीपति वर्ग श्रमिकों को उसी दशा में रखना चाहता है, मतलब जिस तरह से यहाँ पे माहौल दिखाया गया इस कहानी में उस तरह से जानबूझकर रखना चाहता है पूंजीपति वर्ग, ताकि उनका काम चलता रहे। क्योंकि अगर वो उनका विकास हो जाएगा तो फिर कौन उनके नीचे काम करेगा, तो वो जानबूझकर ऐसा करते हैं कि वो मजबूरी में काम करते रहें वहाँ पे और उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाता है कौन? पूंजीपति वर्ग। सुकिया अपनी दशा सुधारना चाहता था, इसीलिए वो एक खानाबदोश के रूप में गांव से शहर में आया था, ताकि वो एक ऐसा जीवन जी पाए जहाँ पर सुख सुविधा हो। और अपनी पत्नी के साथ वो यहाँ आया था, एक्स्ट्रा काम भी करे थे वो अपना पक्का घर बनाने के लिए। लेकिन जो भी ये शहर का जीवन है ये देख के पता चल ही जाता है कि यहाँ पे विकास देखकर कोई भी व्यक्ति खुश नहीं होता किसी का, और उसको जलन होती है, इसलिए लोग हर चीज़ में टांग अड़ाने आ जाते हैं। तो सूबे सिंह उन्हें तरह तरह से तंग करता है और उनके सपने तोड़ने का प्रयास करता है। जिस तरह का एग्जांपल दे सकते हो आपकी, जो मानो ने पूरी रात जग के इतना ईंटें बनाई थी, सुबह आते ही देखी थी तो सारी ईंटें तोड़ दी गई थी, तो इस तरह से उनको परेशान किया जा रहा था। तो हम यहाँ कहानी की मूल संवेदना यही प्रकट होती है कि किस तरह से जो श्रमिक वर्ग है उनके साथ शोषण हो रहा था, क्योंकि यही कहानी का मूल केंद्र था। और ये इस एग्जाम्पल से पता चलता है, जहाँ पर जो सुकिया है वो कहता है कि चल यहाँ पे हमारा घर नहीं बनने देंगे और यहाँ मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं है जहाँ पे हमारी मेहनत की कीमत ना हो। और वो लोग फिर एक नई खानाबदोश की ज़िंदगी जीते हुए एक नई राह पे निकल पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानाबदोश कहानी में आज के समाज की किन समस्याओं को रेखांकित किया गया है? तो जी क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन था? हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 आप देख रहे हो कि क्वेश्चन नंबर 8 है कि खानाबदोश कहानी में आज के समाज की किन समस्याओं को रेखांकित किया था। ये आपके बेस पे क्वेश्चन है, आप इसे लिख सकते हो
इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस में आ सकते हैं। तो आप इसको आंसर करते वक्त ये बात ध्यान रखिएगा कि आपको खाना बदोश में जो ज़िंदगी बताइए मज़दूरों की वो, प्लस जो आप आज के संदर्भ में देखते हो अपने दैनिक जीवन में, उनको भी ऐड ऑन करिएगा, तब जाके आंसर इफ़ेक्टिव बनेगा। तो इन समस्याओं के प्रति कहानीकार के दृष्टिकोण में आपको वही लिखना होगा। जब मैं आपको पढ़ा रही थी इस कहानी को, तो उस टाइम में मैंने फर्स्ट पैराग्राफ में आपको एक कहानी का मूल संवेदना बताई थी। तो मूल संवेदना लिखते हुए आप कहानी की इसको आंसर की स्टार्टिंग कीजिएगा। उसके बाद आप कहानी में जो चीज़ वातावरण बताया है एक मजदूर वर्ग का, वो दिखाना है। फिर आपको वर्तमान जीवन में क्या है वो बताना है। फिर निष्कर्ष पे पहुंचकर आपको लिखना है कि किस तरह से इनके जीवन को सुधारा जा सकता है और अच्छा किया जा सकता है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। वैल्यू बेस्ड के रूप में ये क्वेश्चन आ सकता है। सुकिया ने जिन समस्याओं के कारण गांव छोड़ी, वही समस्या शहर में भट्टे पर उसे झेलनी पड़ी। मूलतः वह समस्याएं क्या थी? अब आपको यहाँ पे ये बताना है कि सुकिया पहली बात तो गांव छोड़कर यहाँ शहर में आया ही क्यों था, और शहर में आया तो क्या उसको वो जीवन मिल पा रहा था जैसा सपना लेकर वो यहाँ पे आया था। तो ये चीज़ें भी आपको अपने बेस पे करनी है कि पहले तो आपको ये बताना होगा कि कौन सी समस्या थी। वहाँ पे आर्थिक समस्या से झेलनी पड़ रही थी। उसने सोचा था शहर में आके उसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, प्रगति होगी, उनकी विकास होगा। लेकिन यहाँ पे भी आकर क्या हुआ, उसके आर्थिक समस्या तो झेलनी पड़ रही थी। सिर्फ उनको दिन की रोटी कमाने लायक पैसे मिलते थे और उसी में वो लोग गुजारा करते थे। अपने पक्के मकान के लिए पैसे तो जुटा रहे थे, लेकिन ये जो समाज है, पूंजीपति वर्ग है यहाँ का, वो उनकी इस कामना को या इच्छा को पूरी नहीं होने दे रहा था। तो इस तरह आप कर सकते हो। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बट अगर आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते हो तो इस तरह से आंसर आपको लिखना है। देन यही जो क्वेश्चंस होते हैं, स्किल इंडिया जैसा जो कार्यक्रम होता है, क्या तब सुखिया और मानव खाना बदोश जीवन व्यतीत करना पड़ता? हम यहाँ पहली बार जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना, तो आपको क्रिटिकल एनालाइज देना पड़ता है, यानी कि आपको समालोचनात्मक, आपको आलोचना भी करनी है प्लस इसके पक्ष में भी बोलना है। दोनों चीज़ें बोलते हुए क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है जब आपको इस तरह का दिया जाता है क्वेश्चन। तो यहाँ पे पहले आप लिखोगे स्किल इंडिया प्रोग्राम है क्या, फिर आप बताओगे कि जो स्किल इंडिया है वो किस तरह से मानव और सुखिया के लिए हेल्पफुल हो सकता है, कि अगर उनके अंदर कोई स्किल है, अगर कहानी में ऐसा मेंशन हो तो आप बता सकते हो उस स्किल के आधार पर वो उन्हें किसी का गुलाम बनने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर आप बता सकते हो कि स्किल इंडिया जो प्रोग्राम है उसमें आज भी इतनी डिफ़िकल्टीज़ हो रही है, तो जो कहानी में है जो ऐसा पात्र दिखाया गया इतना गरीब है, वो किस तरह से इस स्किल इंडिया का प्रोग्राम का लाभ उठा सकते हैं। तो इस तरह से आपको क्रिटिकली एनालाइज करके आंसर अटेम्प्ट करना है। ये क्वेश्चन भी कम ही आते हैं। फिर आपको पंक्तियों का आशय स्पष्ट करना है। मैंने हमेशा इसलिए कहा है कि आपको एक बार जब मैं समरी पढ़ा देती हूँ फिर बुक को पढ़ लीजिए करिए और समझ लिया करिए कि उसमें क्या क्या चीज़ें दी गई है, क्योंकि आपको इस तरह के क्वेश्चंस दिए जाते हैं जब आपके पैराग्राफ क्वेश्चंस आते हैं, जहाँ पर आपको कोई भी ऐसे पैराग्राफ का लाइन दे दिया जाएगा, फिर आपको एक्सप्लेन करना होगा। और एक्सप्लेन करते हुए ध्यान रखना है कि पहले तो आपको इसे सिंपल वर्ड में लिखना है, यानी शब्दार्थ लिखना है, फिर इसका भावार्थ लिखना है कि कवि इसके माध्यम में से कवि या लेखक क्या कहना चाहता है। फिर आपको विशेष लिखना होता है, सपोर्ट मटेरियल में आपकी दिए भी होती है। विशेष में क्या होते हैं, मुहावरे या भाषा कौन सी है, उनकी कौन से अलंकारों का प्रयोग किया गया है, ये जो भी चित्र इन्होंने प्रस्तुत किया है वो वर्णनात्मक है, चित्रात्मक है, कोई भी शैली है, इन सब चीज़ों का लिखना होता है आपको विशेष में, जिसे शिल्प वो भी कहते हैं शिल्प शैली, या तो इस तरह की चीज़ें आपको इसमें लिखनी पड़ती है। तो अपने देश की सूखी रोटी भी परदेश में पकवानों से अच्छी होती है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपको अपना घर का खाना ही पसंद आता है, चाहे आप बाहर कितना ही खा लो, शादियों में खा लो, लेकिन घर पे जब तक खाना नहीं खाते तो आपका पेट नहीं भरता, क्योंकि घर के खाने की अलग ही बात होती है। नेक्स्ट है, इतने ढेर से नोट लगे हैं घर बनाने में, गांठ में नहीं है पैसे, चले हाथ खरीदने में। ये एक मुहावरा है जिसमें बताया गया है कि आप सपने तो बड़े बड़े देख लेते हो, लेकिन उस सपने को हकीकत करने के लिए आपके पास उतनी चीज़ें नहीं होती है जितना आपने सपना देखा होता है। नेक्स्ट है, उस एक घर चाहिए था पक्की ईंटों का, जहाँ वह अपनी गृहस्थी और परिवार को सपने देखता है था। तो ये क्वेश्चन क्या दिखाता है कि ये वही बताया कि मानव का एक सपना था कि वो एक घर बना सके और उसमें एक छोटा सा जीवन रहे, क्योंकि हर जो दाम्पत्य जीवन होता है वो यही चाहता है कि हमारे एक छोटा घर हो, एक छोटा परिवार हो, जहाँ पर हम खुशी से ज़िंदगी जी पाएँ। तो वही मानव और सुखिया भी चाहते थे। मानव की आशाएं कुछ ज़्यादा ही थी, इसीलिए वह एक्स्ट्रा काम भी क्या करती थी, लेकिन शहर में आकर उसकी ये इच्छा शायद अधूरी सी रह गई थी जब उसके सपने उस ईंटों की तरह टूट गए थे। तो ये इस तरह से आपका ये क्वेश्चंस ख़त्म हो जा रहे हैं। तो बाकी मैंने बता दिया है, तो ये चीज़ें यहीं पे ख़त्म होती है। जो चीज़ें मैंने बात की है उन चीज़ों का
ज़्यादा चीज़ इन चीज़ों पर बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। और बाकी आज के लिए इतना ही, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू सो मच।